तो स्टार्ट करते हैं अपना पहले एसी ब्रिजेस। तो एसी ब्रिजेस से पहले पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एसी और डीसी ब्रिज में क्या क्या डिफरेंस हैं और एसी ब्रिज की कुछ बेसिक्स हैं। उसके बाद हम अपने एसी ब्रिजेस स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले हम डिफरेंस बिटवीन डीसी एंड एसी ब्रिजेस। ठीक है, एसी ब्रिजेस। ओके, क्या देखते हैं अंतर है पहले, फिर बात करेंगे आगे। देखते हैं क्या अंतर है। सो पहले मैं एक ले रहा हूं डीसी ब्रिज और फिर एक एसी, देन वी विल कंपेयर। दिस इज योर गैल्वेनोमीटर, देन ये हमारा रहा P, ये रहा Q, ये रहा R और ये रहा ऐसा, अगर आपको याद हो। ठीक है, यहां तक। नाउ इससे हम लोगों ने सप्लाई कनेक्ट की थी। I'm just connecting supply like that, जो ऊपर लिखा हुआ है, डोंट वरी। देन एक एसी ब्रिज लेते हैं, सेम, बट यहाँ डिटेक्टर वर्ड यूज होता है, पहला ही अंतर जो हमें मिलना है। देन यहाँ है Z1 एंगल ∅1, यहाँ होगा Z2 एंगल ∅2, एंड देन Z3 एंगल ∅3, और ये रहा हमारा एसी सोर्स। ठीक है, एसी सोर्स। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो सर्किट डायग्राम देख लीजिए। ठीक है ना, हम पॉइंट वाइज बात करते हैं। डीसी ब्रिजेस आर यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस। ठीक है। सेकंड पॉइंट अगर देखते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ DC supply, comma resistances and galvanometer. Now the frequency of the galvanometer is 0. चेक करिए, अब AC में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो यहां बात करते हैं AC bridges are used to measure inductance, capacitance, mutual inductance, comma incremental inductance, comma permeability, then quality factor, comma dissipation factor, नेक्स्ट अगर बात करें और क्या हो सकता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। तो डीसी ब्रिजेस आर यूज्ड टू मेजर द डीसी रेजिस्टेंस बिकॉज रेजिस्टेंस इज एन डीसी एलिमेंट। क्योंकि अगर आप बात करो डीसी पे रेजिस्टेंस होता है और एसी पे क्या होता है, एसी पे जो है आरएलसी कम्स इनटू द पिक्चर। सो डीसी रेजिस्टेंस आर यूज्ड टू मेजर रेजिस्टेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ डीसी सप्लाई। चेक कर लीजिए, रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर है जिसको डिटेक्टर वहां बोल रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी है 0। Now, AC bridges are used to measure inductance, capacitance, mutual inductance, incremental inductance, permeability, quality factor, dissipation factor, frequency. Clear बात? Now, it consists of AC supply,
AC supply, comma impedances. And impedance is either maybe the series or parallel connection of R, L, LC, whatever. Okay, impedances. Then नेक्स्ट इसको बोलते हैं, अच्छा यहाँ देखिए डिटेक्टर में हेडिंग डाल दे रहा हूं जिससे कि आपको याद रहे ये वर्ड को यहां से क्वेश्चन बनते हैं। डिटेक्टर, तो डिटेक्टर क्या है? सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर है। ये कौन सा है? सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, वर्ड्स में आपको क्वेश्चन में फंसा सकता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एसी सप्लाई, इंपीडेंस एंड डिटेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिटेक्टर है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी यूज होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ डिटेक्टर देख लेते हैं। सो डिटेक्टर अगर देखें तो मैं यहां लिख रहा हूं डिटेक्टर्स। ठीक है, तो पहले देखें हम लो फ्रीक्वेंसी पे, पहला आते हैं लो फ्रीक्वेंसी, और लो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं पावर फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? पावर फ्रीक्वेंसी। पावर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0 से 80 हर्ट्ज तक। ठीक है, यहां तक डिटेक्टर हुआ हाई फ्रीक्वेंसी, और हाई फ्रीक्वेंसी पे देखते हैं कौन से यूज होते हैं। तो पहले तो 2 पॉइंट देख लीजिए, फिर मैं तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, डायग्राम एज इट इज बने रहेंगे। सो डीसी ब्रिज, रेजिस्टेंस एंड डिटेक्टर इज व्हाट? सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर। यहां डिटेक्टर भी देख लेंगे। बाकी एसी ब्रिज जो है इतनी सारी चीजों को मेजर करने के लिए यूज होते हैं। आई एम हाईलाइटिंग अगेन इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस, परमेबिलिटी, क्वालिटी फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? और यहाँ पे जो वर्ड हो गया डिटेक्टर जो है वो अलग अलग आएंगे, वो अभी नाम बताऊंगा। तो होपफुली 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। देखिए यहां तक ना, थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो अगर हम डिटेक्टर की बात करें एसी के केस में, देखिए कौन कौन से डिटेक्टर यूज होते हैं। ठीक है, सो आई एम राइटिंग डिटेक्टर। जो पहला डिटेक्टर है उसको बोलते हैं यहां हेडफोन। क्या बोलते हैं? हेडफोन। in headphone when working at single frequency and discrimination against harmonics in supply is required, then we use headphone। ठीक है, यहां तक। अब जरा हम डिटेक्टर की बात करें। डीसी की डिटेक्टर की फ्रीक्वेंसी जो थी कितनी थी? 0 हर्ट्ज। बट यहाँ पे जो हेडफोन है इसकी फ्रीक्वेंसी है आपकी 250 से लेकर 250 हर्ट्ज से लेकर जो है 4 किलो हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी रेंज याद रखिए, क्वेश्चन बन जाते हैं इन पे। सो अगर हम पहले हेडफोन की बात करें तो 250 हर्ट्ज से लेकर कितने किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी? 4 किलो हर्ट्ज तक की। नेक्स्ट जो डिटेक्टर है हमारा, देखिए कौन सा है? नेक्स्ट डिटेक्टर है वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। दूसरा मैं बात कर रहा हूं वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहां तक। तो वाइब्रेशन जो गैल्वेनोमीटर है, इट इज यूज्ड at power frequency। it is used at power frequency। ठीक है, और पावर फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक हम ले रहे हैं? 5 हर्ट्ज से लेकर 1000 हर्ट्ज तक ये लोग रेंज मान रहे हैं। ठीक है, सो अगर सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे अगर कोई यूज होता है तो वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, उससे ऊपर ही होता है हेडफोन। तीसरा देखते हैं और। ठीक है, थर्ड जो है हमारा ट्यूनेबल एम्पलीफायर। ठीक है, और ट्यूनेबल एम्पलीफायर की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 10 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज। ठीक है, यहां तक। सीआरओ, और सीआरओ की जो रेंज है ग्रेटर देन 1000 किलो हर्ट्ज। तो पहले तो ये याद कर लीजिए फटाफट, जिससे कि मैं फिर से रिवीजन में ले लूं।
Now, in DC, the detector is called center zero galvanometer whose frequency is 0 Hz. But अगर हम सबसे लोएस्ट की बात करें तो सबसे लोएस्ट जो है पावर फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है उसका नाम होता है वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 से लगभग 1000 हर्ट्ज तक होती है। फिर उसके बाद जो यूज होता है हमारा हेडफोन, जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी 250 से लेकर 4 किलो हर्ट्ज है। फिर नेक्स्ट जो है 100 किलो हर्ट्ज की रेंज का जो आता है वो ट्यूनेबल एम्पलीफायर आता है। और लास्ट जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे यूज होता है वो है हमारा सीआरओ। और सीआरओ की खास बात क्या है, सीआरओ में सबसे कम लोडिंग इफेक्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। So these are the galvanometer that may be asked in your questions. क्लियर? तो 3 पॉइंट हमने देख लिए कि जो डीसी ब्रिज है वो रेजिस्टेंस मेजरमेंट के में है, और यहाँ पर जो है जो गैल्वेनो डिटेक्टर है वो सेंटर जीरो गैल्वेनोमीटर, उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। एसी में जो है गैल्वेनोमीटर जो है वो 3-4 तरीके के यूज हो रहे हैं, उनको आप फ्रीक्वेंसी लोएस्ट टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भाई याद करिएगा। जैसे मैं बताऊं वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, ट्यूनेबल वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, हेडफोन, ट्यूनेबल एम्पलीफायर और आपको लास्ट में सीआरओ। तो इसका दिमाग में सीक्वेंस बना लीजिएगा, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए मैचिंग वगैरह वाले तो एकदम मैच करके आप मार दें क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम पे। अब देखते हैं कंडीशन, बैलेंस कंडीशन क्या होती है इनमें। बैलेंस्ड कंडीशन थर्ड पॉइंट में देखते हैं बैलेंस्ड कंडीशन क्या क्या है। So let's see the balanced condition, third point. Balanced condition, ठीक है यहां तक ना। So अगर हम बात करें तो यहां पे अगर आपको याद हो VP बराबर VQ एंड VR बराबर VS, यहां से कंडीशन हमने जब इनको डिवाइड करा था तो क्या आया था I1 R1 अपॉन I1 I2 I3, सॉरी इधर P था, P फिर R, और इधर क्या आया था I2 इंटू Q, इधर क्या आया था I4 इंटू S। नाउ दीज करंट्स आर इक्वल, देन इट इज P by R that is equals to Q by S, then R by P is equals to S by Q, then R is P by Q into S, ठीक है। तो यहां अगर बात करें so in DC only magnitude condition exists. Magnitude condition exists, either current, voltage, because angle is zero in DC सर्किट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब अगर हम AC की बात करें तो देखिए क्या होगा। सपोज अगर यहीं से हम देखते हैं है क्या चीज, यहां से अगर हम बात करें P by Q, अगर हम यहां से P by Q देखें, P by Q इक्वल्स टू R by S, यही तो है ना। तो P by Q इक्वल्स टू R by S, यहां जरा मारिएगा P by Q Z1 एंगल φ1 अपॉन Z2 एंगल φ2 इक्वल्स टू R by S Z3 एंगल φ3 अपॉन Z4 एंगल φ। अब जरा समझिए यहां जो है बैलेंस कंडीशन कितनी है। बैलेंस्ड कंडीशन कौन सी है ना, देखिए एक तो है मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरी होती है एंगल, ठीक है। सो देखिए मैग्नीट्यूड यहां से देखते हैं Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 इज योर मैग्नीट्यूड कंडीशन। अब अगर आपको याद हो फेजर के रूल क्या होते हैं, फेजर में जो एंगल है होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड वगैरह में, पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे, अदरवाइज तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां से देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों की मल्टीप्लाई हुई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये एंगल यहाँ पे एंगल कंडीशन क्या होगी φ1 प्लस φ4 इक्वल टू φ2 प्लस φ3, दिस इज योर एंगल कंडीशन। अभी ध्यान रखिएगा जो एसी ब्रिजेस है उनमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी हमारा ब्रिज जो होगा वो क्या होगा, बैलेंस होगा। तो 3 कंडीशन समझ में आ गई। पहली क्या थी कि कौन सी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, डिटेक्टर क्या है, बैलेंस कंडीशन क्या है एसी में और डीसी में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, देखिए हम क्लियर है यहां तक। ये तो अंतर हो गया एसी वर्सेस डीसी ब्रिजेस में, क्लियर है। आगे अगर हम बात करें अपने बेसिक्स कुछ इसके पढ़ लेते हैं जिससे कि हमारा टॉपिक जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। नाउ सम बेसिक्स ऑफ योर ब्रिजेस, जस्ट वेट। Now let's start the basic of your
ब्रिजेस देखते हैं आपके एसी ब्रिजेस के बेसिक्स क्या है। ठीक है, सो एसी और डीसी ब्रिजेस में ये दो अंतर है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें तो एसी ब्रिजेस के बेसिक्स देख लेते हैं। बेसिक्स ऑफ एसी ब्रिजेस, ठीक है, जरा समझिएगा। अब अंतर क्या है, जो डीसी ब्रिज है उसमें सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट है, और जो एसी ब्रिज है उसमें एल और सी आ गए हैं। एल की वजह से क्या क्या आया है, इंडक्टेंस आया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस आए हैं, परमेबिलिटी आ गई, क्वालिटी फैक्टर आ गया। ठीक है, अगर सी की बात करें, कैप्चर आया, डिसिपेशन फैक्टर आया, क्लियर है। अब अगर इन दोनों में जो इनके बेसिक्स हैं, तो जो बेसिक्स बनेंगे वो एल और सी की वजह से बनेंगे। तो एक तरफ तो ले लेता हूं मैं इंडक्टर, ठीक है, और एक तरफ मैं ले रहा हूं कैपेसिटर। क्या ले रहा हूं मैं, कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्योर इंडक्टर की, पहले प्योर इंडक्टर, ठीक है ना। तो प्योर इंडक्टर की अगर बात करें तो प्योर इंडक्टर में तो यही था, ठीक। प्योर इंडक्टर की बात करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, 0, ठीक है यहां तक। सो इन प्योर इंडक्टर द रेजिस्टेंस इज 0, क्लियर है यहां तक बात। बट अगर हम बात करें जरा इनके प्रैक्टिकल इंडक्टर की, प्रैक्टिकल इंडक्टर की अगर मैं बात करूं जरा, जब समझिएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल इंडक्टर को शो करने के दो तरीके हैं, एक तो सीरीज सर्किट, दूसरा तरीका क्या है, पैरेलल सर्किट, ठीक है भाई, सीरीज सर्किट, और अगला तरीका क्या है, पैरेलल सर्किट, ठीक है। अब जरा समझना, ZS बराबर है RS प्लस JXS, ठीक है, पक्का। और इसका डायग्राम बना देते हैं, ये रहा, ठीक है। या तो हम किसी प्रैक्टिकल इंडक्टर को, कॉइल को, इसको कॉइल भी लिख लेना वरना प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल इंडक्टर या कॉइल को या तो इस तरीके से लिखें, RS और JXS, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर अभी स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। तो इंडक्टर को तो हमने दो तरीके से बना दिया, प्योर और प्रैक्टिकल। अब देखते हैं कैपेसिटर की बारी। इंडक्टर देख लिया, अभी कैपेसिटर की बात कर रहे थे कि हम इंडक्टर को, तो हमने देखा था कि इंडक्टर को, जो प्योर इंडक्टर है उसको रेजिस्टेंस 0 से शो करते हैं, और जो प्रैक्टिकल इंडक्टर है उसको दो तरीके से शो कर सकते हैं, सीरीज में। पहले इसी तरीके से कैपेसिटर भी देखेंगे, बट पहले अपना इंडक्टर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, तो इंडक्टर देखो क्या होता है। तो अगर हम इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर अगर पैरेलल में लगा हुआ है रेजिस्टेंस के साथ, तो देखिएगा ना, इट इज RP एंड इट इज LP, ओके। सो अगर हम इन दोनों को पैरेलल में लगाते हैं, देन Z, तो अच्छा सॉरी, पहले तो हम इसका क्वालिटी फैक्टर निकालें सीरीज सर्किट में। आपको सीरीज सर्किट में अगर आपने इंपीडेंस ट्रायंगल अगर आपको याद रह गया हो तो ठीक है, नाउ इट इज मॉड ZS, ठीक है, बोलो। ये एंगल हो गया फाई, तो cos फाई, tan फाई बराबर होता था हमारा क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर अगर देखें तो लंब बटे आधा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज एक्सेस अपॉन RS। तो tan फाई जो होगा यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर जिसे बोलते हैं, कॉइल का क्वालिटी फैक्टर जो होगा, ये क्या होगा, ओमेगा L अपॉन RS, ठीक है, बोलो। अगर इसी तरीके से अगर आपको पैरेलल में चाहिए, तो पैरेलल में अगर आपको याद हो, Y बराबर जो इंडक्टर के लिए लिखा जाता था GP माइनस JBL, याद आया कुछ, इसको GP कर देते हैं। और एक चीज देख लेते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे ना, इसका अगर हम एडमिटेंस ट्रायंगल देखें तो ये तो GP हो गया, नीचे जाएगा BL या BP, ये हो गया हमारा मॉड Y। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अगर यहां पे अगर हम देखें tan फाई लगाएं तो क्या आएगा, tan फाई बराबर BP अपॉन GP, और ये तो होता है 1/XL, और ये होगा 1/R, तो ये हो गया R अपॉन XL, तो ये होता है R ओमेगा L। तो सीरीज सर्किट का क्वालिटी फैक्टर आपको पता है, पैरेलल का सर्किट का क्वालिटी फैक्टर पता है। तो जो कॉइल है उसमें इस लॉसी की वजह से, लॉसी कंपोनेंट की वजह से लॉस होते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कैपेसिटर की, देखिए तो
यहां पर मैं कैपेसिटर की बात कर लेता हूं थोड़ा सा, कैपेसिटर, ठीक है। अगर मैं आइडियल कैपेसिटर की बात करूं पहले, तो कैपेसिटर तो लिखा ही हुआ है, आइडियल कैपेसिटर की बात करूं तो एक आइडियल जो कैपेसिटर है उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है भाई, ठीक है यहां तक। तो आइडियल कैपेसिटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इनफाइनाइट भी हो सकता है अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ले रहे हो, और अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन ले रहे हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल कैपेसिटर की, इसकी प्रैक्टिकल कैपेसिटर, तो कैपेसिटर दो तरीके से लगाया जाता है, सॉरी जो प्रैक्टिकल कैपेसिटर दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं आप, इस तरीके से, और दूसरा ड्रॉ कर सकते हैं आप इस तरीके से। बट जो मोस्ट आइडियल सर्किट है कैपेसिटर का, मोस्ट आइडियल सर्किट ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और इंडक्टर के मोस्ट आइडियल के सर्किट की बात करें तो ये है, ठीक है यहाँ तक। बट हमें करना क्या है, मेनली जब हम ब्रिजेस पढ़ेंगे तो आरएल सीरीज सर्किट या पैरेलल आरएल सर्किट बनेगा, सीरीज आरसी सर्किट बनेगा या पैरेलल आरसी सर्किट, तो उनके क्वालिटी फैक्टर हैं, डिसिपेशन फैक्टर है, ये आपको बहुत तेजी से निकालना आना चाहिए कि होता क्या, आप फंस जाओ वहां पर, ठीक है। इसलिए हम सॉल्व करा रहे हैं यहाँ पे। तो ये आर हो गया, ये एक्सी हो गया, ये आर हो गया, ये भी ये एक्सी हो गया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, ये एक्सी ये आर है, बोलो ठीक है यहाँ तक। tan फाइव लगाओ फटाफट, tan फाइव बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार एक्सी बाई आर, तो इसका हो गया 1/ω/RC। बट अगर मैं डिसिपेशन फैक्टर की बात करूं तो उल्टा होता है भाई, तो इसका हो गया ω/RC, बोलो ठीक है यहाँ तक पक्का। अब इधर आ जाओ, पैरेलल में आ जाओ फटाफट। पैरेलल की बात करें तो y बराबर होता है G प्लस JBC, ठीक है। तो यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं फटाफट, देखो G और ये BC, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ चुके हैं हम, इसलिए y ये मॉड 5, ठीक है। लगाओ tan फाइव फटाफट, tan फाइव क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार जी, ये हो गया 1/XC, ये हो गया 1/R, बोलो फटाफट R अपॉन XC, XC क्या होता है 1/ω/RC, ω/RC हो गया, बोलो ठीक है। तो इसका क्वालिटी फैक्टर अलग हुआ, इसका क्वालिटी फैक्टर अलग हुआ, बट हमें चाहिए क्या, डिसिपेशन फैक्टर। डिसिपेशन फैक्टर क्या होगा, इसका होगा 1/ω/RC। बोलो भाई साहब यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी को, ठीक है ना। अगर हमें जो कंक्लूजन निकालना है वो बात करें तो क्या हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर बेसिक ऑफ योर कैपेसिटर ना। अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर दो तरीके के अवेलेबल हैं। एक कैपेसिटर ऐसा होता है जिनकी लीकेज करंट कम होती है, एक कैपेसिटर ऐसा होता है जिनकी लीकेज जो करंट है ज्यादा होती है। एक की क्या होती है, कम करंट होगी तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और ज्यादा करंट होगी तो उसका लीकेज रेजिस्टेंस क्या होगा, कम रहा होगा। तो कैपेसिटर भी दो तरीके के अवेलेबल होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं लॉसी, मोर लॉसी कैपेसिटर या कम लॉसी कैपेसिटर के डायग्राम होते हैं। बट हमारा मेन उद्देश्य जो है यहाँ पर यह बताना था कि जो सीरीज आरएल है या पैरेलल आरएल है या सीरीज आरसी है पैरेलल आरसी, उनके क्वालिटी फैक्टर या उनके डिसिपेशन फैक्टर कैसे निकलेंगे, क्योंकि अब हमारे जो ब्रिजेस हैं उनमें आरएलसी कॉम्बिनेशन बनेंगे और उन कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना आपको बहुत तेजी से आना चाहिए, ठीक है। यहां तक बोलो, बढ़ते हैं अब आगे अपने ब्रिजेस कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं, ठीक है। मिटा देता हूं मैं इसको। सो पढ़ते हैं अपने मेजरमेंट ऑफ एसी ब्रिजेस की बात करते हैं क्या है, ठीक है। सो एक मिनट रुकिएगा, मैं आई जस्ट गिव यू द चार्ट रिगार्डिंग ऑफ योर एसी ब्रिजेस। नाउ आई जस्ट गिव यू द वन चार्ट ऑफ एसी ब्रिजेस, जैसे कि मैंने बनाया था डीसी के लिए, एसी ब्रिजेस, BRIDGS, एसी ब्रिजेस, ठीक है। जरा समझिएगा इसको भी। सबसे पहले तो हम मेजर करेंगे इससे, फर्स्ट मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस,
इंडक्टेंस, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के कौन से ब्रिज है वो देखेंगे। देन इंक्रीमेंटल सेल्फ इंडक्टेंस एंड परमिबिलिटी, ठीक है। अगले की अगर हम बात करें तो अगला है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिजेस। थर्ड है म्यूचुअल इंडक्टेंस। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ है हमारा कैपेसिटेंस एंड डिसिपेशन फैक्टर। और यहां से मैं एक चीज और जोड़ दूं, मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एंड क्वालिटी फैक्टर, ठीक है ये था। और लास्ट में अगर बात करूं तो हमारा है मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बोलो यहां तक क्लियर है। सो वन बाय वन हम कवर करते हैं क्या होते हैं मिक्स, ठीक है। तो पहला ब्रिज जो है आपका, अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ब्रिज जो है वो है मैक्सवेल ब्रिज, ठीक है। यहां से मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज, जो एक्स्ट्रा चीजें वो डिफरेंट पेन से मैं मार्क करूंगा अभी। दूसरा ब्रिज जो है आपका है मैक्सवेल हो गया आपका। देन वन ब्रिज इज लेफ्ट, दैट इज व्हाट, लेट्स सी मैक्सवेल वेन ब्रिज, ओके। ये गायब हो गया है मैक्सवेल। देन मैक्सवेल हमारा दूसरा नाम है मैक्सवेल वेन ब्रिज। देन अगला है हमारा हेज ब्रिज, दैट इज हेज ब्रिज, ओके। हेज ब्रिज। नेक्स्ट है हमारा चौथा है जो हेज ब्रिज। देन चौथा हो गया हमारा, तीसरा हो गया एंडरसन ब्रिज। और है हमारा ओवेंस ब्रिज, ठीक है यहां तक। तो ये तो हो गया हमारे इंडक्टेंस मेजर करने के ब्रिज, ठीक है ना। अगर हम बात करें अब म्यूचुअल इंडक्टेंस की, पहले बात कर ले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को नापने के जो ब्रिज हैं उनके नाम है हैवी साइड ब्रिज। देन दूसरा है आपका कैम्पबेल्स ब्रिज। तीसरा जो है कैरी फोस्टर ब्रिज, ओके। एंड देन वी विल सी फॉर द कैप्स्टन ब्रिजेस, ओके। देखते हैं कैप्स्टन ब्रिज हमारे कौन से हैं। तो कैप्स्टन जो ब्रिज है हमारे, सबसे पहला जो ब्रिज है वो है डी शार्टे। पहला जो ब्रिज है इसका है डी शार्टेज ब्रिज। देन दूसरा जो है हमारा शेयरिंग ब्रिज है। एंड नेक्स्ट जो हमारा है डी शार्टे हो गया हमारा। यस, वी हैव ओनली 2 ब्रिजेस फॉर capacitance, and next one is also Bain bridge is also there, Bain bridge, and frequency के लिए होता ही है Bain bridge, ठीक है। यहां तक अब अगर हम म्यूचुअल, अगर हम
नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका, तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा देखें क्या रह गया है, बेन ब्रिज हो गया है, ओवेंस ब्रिज, ओवेंस ब्रिज। So these are the bridges for measurement of L, delta L, M, C and F. So for measurement of R, L, C and F we have different type of bridges. Now what are the main features of these bridges? Let's see. Okay, so I'm drawing with different red pen. Okay, now so we will low quality factor. So this is for low quality factor, for low quality factor, quality factor ठीक है यहां तक। देन आगे अगर हम बात करें अपनी, देन हेज ब्रिज, वेयर इज हेज ब्रिज, quality factor greater than 10. Okay, Anderson is quality factor less than 1. And your Owens bridge we have covered the incremental change in permeability. It is also covered. These are common thing. Now, अब मैक्सवेल वेन ब्रिज में इंडक्टेंस और इन दोनों में क्या अंतर है? यहाँ जो है इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ योर आर और एल के टर्म्स से, या इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ नॉन इंडक्टेंस मेजर करते हैं, बट जो मैक्सवेल वेन ब्रिज है यहाँ पे हम इंडक्टेंस जो इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस निकालते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कैपेसिटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, पहले तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में बात कर ले। तो अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला पता है, M इज इक्वल्स टू K L1 L2, पहला फॉर्मूला अगर याद हो आपको। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला होता है जब दो कॉइल सीरीज में लगी होती हैं और सीरीज एडिंग में अपोजिंग लगी होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला होता है। देन जो ब्रिजेस हैं वो ये हैं इसके लिए निकालने के लिए। अब कैपेसिटेंस की बारी है हमारी, ये जो है परफेक्ट कैपेसिटर के लिए यूज होता है, फॉर परफेक्ट कैपेसिटर के लिए। एंड नेक्स्ट जो है शेयरिंग ब्रिज जो है हमारा, ये यूज होता है टू फाइंड कैपेसिटेंस एंड देन डिसिपेशन फैक्टर, और अगला है परमिटिविटी। एंड दिस बेन ब्रिज इज फॉर सी एंड फ्रीक्वेंसी बोथ, ये दोनों के लिए यूज होता है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी वांट टू डिस्कस विद यू। सो अब जब ध्यान से एक बार इसको कवर कर लीजिए। इतने सारे ब्रिजेस हैं जो हमें, बट सारे ब्रिजेस नहीं पढ़ने हैं, जस्ट मोस्ट जनरल ब्रिज हम इनको देखेंगे। सो एसी ब्रिजेस आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 5 टाइप्स। फॉर मेजरमेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वी यूज Maxwell bridge, Hayes bridge, Anderson bridge and Owens bridge. Now for the incremental change in frequency and permeability we use Owens bridge. ठीक है, आपको नाम ओरली याद होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हैविसाइड ब्रिज, कैम्पबेल ब्रिज और कैरी फोस्टर ब्रिज। कैपेसिटेंस के लिए और डिसिपेशन फैक्टर के लिए डी शॉर्टे, शेयरिंग एंड वेन ब्रिज, बट द मोस्ट कॉमन इज शेयरिंग ब्रिज। ओके, एंड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी के लिए वेन ब्रिज। बट अगर फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस दोनों एक साथ मेजर करने देन यू यूज वेन ब्रिजेस। ठीक है यहां तक।